क्या आपने अभी फाइनेंशियल ईयर 23-24 में कोई शेयर्स बेचे हैं या कोई म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स रिडीम किए हैं? अगर आपका आंसर है यस, तो आपको पता होना चाहिए ये कि आपको उन म्यूचुअल फंड्स की यूनिट के रिडम्पशन पे या शेयर्स के सेल पे कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ सकता है। आपको नहीं पता कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है? तो आइए, आज की ये वीडियो इसी बारे में है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैपिटल गेन टैक्स एग्जैक्टली क्या होता है, कैपिटल गेन क्या होता है इनफैक्ट, उसकी कंप्यूटेशन कैसे होती है और आईटीआर फाइलिंग में उसकी रिक्वायरमेंट क्या रहती है। तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आज हम इन सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे कि गेन क्या होता है, कैपिटल गेन क्या होता है, पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या होती है, कैपिटल गेन का जो बाइफर्केशन होता है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में, हम उसकी भी बातें करेंगे। फिर जरूरत ही क्यों होती है हमको बाइफर्केट करने की लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में, हम सारा का सारा गेन क्यों नहीं दिखा सकते। फिर इंडेक्सेशन की बात करेंगे कुछ एंड देन फिर आईटीआर फाइलिंग की बात करेंगे कैपिटल गेन के केसेस में। सबसे पहले हम बात करेंगे गेन की। सिंपली स्पीकिंग गेन क्या होता है, जैसे कि आम इंसान समझता है, लेमैन की टर्म्स में अगर मैं बात करूं, तो गेन इज नथिंग बट द एक्सेस ऑफ सेल प्राइस ओवर इट्स एक्विजिशन कॉस्ट और परचेज कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई सामान 80 रुपए का खरीदते हैं और अगर आप उसको 100 रुपए का या 120 रुपए का बेच देते हैं, तो मैं सिंपली बोल सकता हूँ कि आपको 20 रुपए या 40 रुपए का उसकी सेल पे गेन हुआ है। सेम इज द सिचुएशन विद कैपिटल गेन। अब कैपिटल गेन क्या होता है कि कोई भी गेन जो आपको कैपिटल एसेट की सेल या ट्रांसफर से हो रहा है, उस पर जो आपको गेन हो रहा है उसको हम कैपिटल गेन बोलते हैं। अकॉर्डिंगली उस पर कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ता है। तो कैपिटल गेन क्या होता है? एनी गेन अराइजिंग ऑन द सेल ऑफ कैपिटल एसेट सच एज लैंड, गोल्ड, शेयर, सिक्योरिटी। इन सिंपल टर्म, सेल कंसिडरेशन जो ज्यादा मिल रही है मुझे उसकी परचेज प्राइस या एक्विजिशन कॉस्ट के ऊपर, उसको हम कैपिटल गेन बोलते हैं, जो चार्जेबल होता है एज पर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। कैपिटल गेन जैसे मैंने बताया था दो तरीके का होता है, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। तो मैं उस वीडियो में आगे बताऊंगा आपको, नीचे इनफैक्ट मैंने क्वेश्चंस भी लिखे हुए हैं उसके रिलेटेड कि हमें क्यों जरूरत होती है। अब सबसे पहले बात करते हैं हम पीरियड ऑफ होल्डिंग की। पीरियड ऑफ होल्डिंग का मतलब क्या होता है कि कितने टाइम के लिए आपने उस एसेट को होल्ड करके रखा है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक शेयर लेग से पिछले साल 9 जून 2023 को खरीदा था और आपने उसको 9 जुलाई 2024-23 को बेच दिया। तो इसका मतलब आपने उसे एक महीने के लिए होल्ड करके रखा। अब हम पीरियड ऑफ होल्डिंग की बात ही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जैसे मैंने ऊपर बताया कैपिटल गेन दो तरीके के होते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। तो जो उसका डिटर्मिनेशन होता है कि लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, इट इज प्राइमरली बेस्ड ऑन द पीरियड ऑफ होल्डिंग। तो जितने टाइम के लिए आपने उसे होल्ड करा, अब ये अलग अलग टाइप के असेट्स के लिए अलग अलग डिफाइन किया गया है। मतलब गवर्नमेंट ने बोला है कि अगर आप लेट से एक शेयर को 12 महीने होल्ड करके रखते हो, 12 महीने तक होल्ड करके रखते हो तो शॉर्ट टर्म है, 12 महीने से एक दिन भी ऊपर रख लेते हो अगर आप, तो लॉन्ग टर्म हो जाएगा। बट लैंड एंड बिल्डिंग है जिसमें गवर्नमेंट ने बोला हुआ है कि भाई अगर आप 2 साल तक होल्ड करके रखते हो तो शॉर्ट टर्म है, 2 साल के बियॉन्ड लॉन्ग टर्म होगा। तो ये बाइफर्केशन पीरियड ऑफ होल्डिंग के बेसिस पे होता है। अब हम बाइफर्केशन करते ही क्यों है ऐसा? क्योंकि जो टैक्स इम्प्लीकेशन है दोनों के, हमारे जो कैपिटल गेन के टैक्स इम्प्लीकेशन है लॉन्ग टर्म के केस में अलग होते हैं और शॉर्ट टर्म के केस में अलग होते हैं। तो अब देखिए लिखा हुआ व्हाट इज लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो अगर कोई कैपिटल एसेट पर्सन बेचता है आफ्टर होल्डिंग इट फॉर 12, 34, 36 मंथ, जैसा मैंने बताया डिपेंड करता है आपका एसेट के टाइप पे। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग के केस में 2 साल शॉर्ट टर्म होती है, बट शेयर के केस में 8 साल शॉर्ट टर्म होती है ना। अगर आपने एसेट इस पीरियड के अंदर बेच दिया तो वो शॉर्ट टर्म बन जाएगा। एज अ जनरल रूल क्या बोलता है हमारा, कि अगर कैपिटल एसेट कोई भी आप ट्रांसफर करते हो बिफोर होल्डिंग इट फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन, मतलब गवर्नमेंट ने बोला जनरल रूल ये है भाई हमारा, कि अगर आप 3 साल से कम होल्ड करके रखोगे तो वो शॉर्ट टर्म है, 3 साल से अगर एक दिन भी ऊपर होता है तो वो लॉन्ग टर्म हो जाएगा। बट कुछ इसमें एक्सेप्शन दिए हुए हैं। गवर्नमेंट ने बोला कि अगर आप इन शेयर्स को 12 महीने भी होल्ड करके रख लेते हो तो ये शॉर्ट टर्म रहेंगे, 12 महीने से एक दिन भी ऊपर हो जाता है तो लॉन्ग टर्म हो जाएंगे। सिमिलरली इन एसेट के केस में गवर्नमेंट ने बोला है कि अगर आप इनको 24 महीने तक होल्ड करके रखते हो तो शॉर्ट टर्म है, 24 महीने से दिन के ऊपर हो जाएगा तो लॉन्ग टर्म हो जाएगा ये। मतलब आपको यहाँ पे 36 मंथ्स वेट करने की जरूरत नहीं है। 24 महीने एक दिन हो गया, ये एसेट हमारा लॉन्ग टर्म हो जाएगा, टैक्स लगेगा इस पर प्रोविजन ऑफ लॉन्ग टर्म। सिमिलरली बिल्डिंग जैसे मैंने बताया, अगर आप 2 साल से बियॉन्ड होल्ड करके रख लिया तो लॉन्ग टर्म हो जाएगी। लेकिन जैसे यहाँ पे लिखा है यूनिट्स ऑफ यूटीआई, म्यूचुअल फंड की यूनिट्स हैं या जीरो कूपन बॉन्ड है, अगर आप इनको होल्ड करके रखते हो 12 महीने तक तो शॉर्ट टर्म, 12 महीने एक दिन हो गया तो ये लॉन्ग टर्म हो जाएगी, 36 मंथ्स की वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसमें एक मैंने स्टार मार्क किया हुआ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के ऊपर। वो ये कहता है, फाइनेंशियल 23 में इनफैक्ट अमेंडमेंट आया था कि अगर आपका कोई नॉन इक्विटी म्यूचुअल फंड है, मतलब आपका पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट जो म्यूचुअल फंड का वो डेट सिक्योरिटीज में करता है, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भाई ये सिक्योरिटी हमेशा शॉर्ट टर्म रहेगी। मतलब आप चाहे से 36 मंथ से कम होल्ड करके रखो या 36 ईयर्स होल्ड करके रखो, बट हमेशा इस पर जो टैक्स लगेगा वो एज पर द प्रोविजन ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए जो एप्लीकेबल होता है वैसे ही लगेगा। ये एप्लीकेबल कब से है? ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 23। मतलब
अगर आपने कोई नॉन इक्विटी म्यूचुअल फंड 1 अप्रैल 23 से पहले खरीदा है तो उस पर अकॉर्डिंगली वो चलेगा 24 महीने 36 मंथ्स वाला कॉन्सेप्ट। बट अगर आपने 1 अप्रैल 23 से उसके बाद खरीदा तो वो हमेशा एज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट ही ट्रीट होगा और उसके सेल पे आपको हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। तो जो टैक्स भी लगेगा आपका वो एज पर द प्रोविजंस ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा, ना कि लॉन्ग टर्म वाला। ये वही क्वेश्चन है जैसे लिखा हुआ व्हाई इज इट रिक्वायर्ड टू क्लासिफाई द गेन एज शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, बिकॉज टैक्स इम्प्लीकेशन दोनों के और टैक्स रेट दोनों के अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक समरी सी बना दी है पूरी कि कहाँ कहाँ पे पीरियड ऑफ होल्डिंग की बेसिस पे कौन सा असेट शॉर्ट टर्म है, कौन सा असेट लॉन्ग टर्म है, ये मैंने आपको ऊपर बता दिया। मैंने जैसे बताया टैक्स रेट और टैक्स इम्प्लीकेशन अलग अलग होते हैं, तो यहाँ पे ये मेंशन किया हुआ है कि अगर आपने स्टॉक बेचा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आपको 10% लगेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म होगा तो 15% लगेगा। और रिमार्क्स में क्या है कि लॉन्ग टर्म भी तब लगेगा अगर 1 लाख से ऊपर था, अगर 1 लाख तक है तो उसका भी टैक्स नहीं देना आपको। तो अब आपको इससे समझ में आया कि मुझे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में बाइफर्केट करना क्यों जरूरी है। क्योंकि लॉन्ग टर्म पे मेरा टैक्स का रेट कम है और इनफैक्ट अगर 1 लाख रुपीज तक का गेन है मेरा तो टैक्स भी नहीं है उस पर। वेयर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर फ्लैट 15% मुझे टैक्स देना पड़ेगा। हैंस इट इज इंपॉर्टेंट कि मैं अपने जितने भी कैपिटल गेन मेरे को हुए हैं उसमें बाइफर्केट करूँ, वो शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड ऑफ होल्डिंग। पीरियड ऑफ होल्डिंग जो डिपेंड करता है मेरा नेचर ऑफ एसेट पे, उसके अकॉर्डिंगली फिर मेरा टैक्स कंप्यूट होगा। अभी अलग अलग कैटेगरी ऑफ असेट के लिए अलग दिया हुआ है, यूलिप के लिए कुछ है, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के लिए कुछ है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स के लिए कुछ मेंशन किया हुआ है, फिर मूवेबल प्रॉपर्टी केस में जैसे आपको 20% विद इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन मिलेगा। इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन यहाँ टैक्स लगेगा इसका स्लैब, मतलब आपकी प्रॉपर्टी बेचते हो, तो आपने प्रॉपर्टी खरीदी, आप 3 साल के अंदर अंदर उसको बेच देते हो, तो आपकी वो इनकम जो भी आप स्लैब में हो 5%, 10%, 20%, 25%, उसके हिसाब से टैक्स लगेगा। वेयर अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में जाते हो तो 20% विद इंडेक्सेशन बेनिफिट आपका टैक्स लगेगा। यहाँ पे मेरा जो फोकस है वो है बट इंडेक्सेशन के ऊपर। अब जान लेते हैं इंडेक्सेशन क्या होता है। तो जैसे कि भैया आपने देखा कि हर साल इन्फ्लेशन होता है कुछ भी 2%, 5%, 7%, जो हर साल का इन्फ्लेशन का रेट चेंज होता रहता है। तो लेट से अगर आपने कोई प्रॉपर्टी आज से 10 साल पहले 1 लाख रुपए की खरीदी थी तो उसकी मनी वैल्यू, क्योंकि क्या होता है जो परचेसिंग पावर है मेरी मनी की वो हर साल कम होती रहती है बिकॉज इन्फ्लेशन इंक्रीज होता रहता है। तो जो प्रॉपर्टी आपने 1 लाख रुपए की खरीदी थी आप बोलोगे भाई वो आज की तारीख में 1 लाख रुपए की नहीं है। अब अगर मैं उसको आज ही खरीदता उस प्रॉपर्टी को तो वो प्रॉपर्टी शायद हो सकता है 2 लाख रुपए की, 2.5 लाख रुपए की आती है, 3 लाख रुपए की आती। तो इंडेक्सेशन यही बोलता है। इंडेक्सेशन का मतलब है एडजस्टिंग द परचेज कॉस्ट और एक्विजिशन कॉस्ट इन अकॉर्डेंस विद द इन्फ्लेशन ओवर द टाइम पीरियड। इन्फ्लेशन वैल्यू कम कर देता है, दस इट इज अकाउंटेड फॉर इन ऑर्डर टू इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ द एसेट एंड देयर बाय लोअरिंग द कैपिटल गेन। कैसे होगा? सपोज आपने प्रॉपर्टी वो 1 लाख रुपए की खरीदी थी और आपने 5 लाख रुपए की बेच दी 3 साल के बाद होल्ड करके उसको, तब आपकी सेल कंसिडरेशन तो होगी 5 लाख रुपए। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपकी 1 लाख नहीं, इंडेक्सेशन को अकाउंट करके लेट से वो 2.5 लाख आ गई। तो अगर आप बिना इंडेक्सेशन के जाकर कितना टैक्स लगता है आपका? 5 लाख माइनस 1 लाख के हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ता है 4 लाख पे। लेकिन क्योंकि अब यहाँ पे आपकी जो वैल्यू है परचेज कॉस्ट है वो हम एडजस्ट कर देंगे एज पर द इन्फ्लेशन इंडेक्स, जिसको हम CII कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स भी बोलते हैं। तो आपकी वो कॉस्ट होगी 2.5 लाख रुपए। तो अल्टीमेटली जब तक गेन निकल के आएगा वो आएगा 2.5 लाख। तो क्या हुआ? इंडेक्सेशन की वजह से आपके एसेट की कॉस्ट इंक्रीज हो गई जिसकी वजह से आपका कैपिटल गेन कम हो गया एज इट इज सेल वैल्यू माइनस एक्विजिशन कॉस्ट, और एक्विजिशन कॉस्ट आपकी बढ़ गई। इंडेक्सेशन कॉस्ट कैसे निकालते हैं? एक्विजिशन कॉस्ट कितनी आपने पे करी? 1 लाख इंटू कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर। सपोज मैं कह रहा हूँ आज की तारीख में कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स अज्यूम कर लेता हूँ 200 है, आपने जब खरीदा तो मान लेते हैं उस साल का 100 है, तो आपकी जो इंडेक्सेशन की कॉस्ट होगी वो डबल हो जाएगी क्योंकि 200 डिवाइडेड बाय 100 इंटू योर एक्विजिशन कॉस्ट इज 1 लाख। तो आपकी जो कॉस्ट आएगी वो आ जाएगी 1 लाख की जगह 2 लाख। अब क्या होता है? ITR फाइलिंग इन केस ऑफ कैपिटल गेन। तो अगर आपका कैपिटल गेन कुछ हुआ है तो आपको ITR तो फाइल करना है बिकॉज आपको कैपिटल गेन टैक्स पे करना है। लेकिन स्पेसिफिकली अगर आपकी कैपिटल गेन की कोई भी इनकम है और उसके साथ आपकी सैलरी इनकम भी हाउस प्रॉपर्टी, तो आप ITR 1 and 4 नहीं फाइल कर सकते। यू नीड टू फाइल ITR 2 और ITR 3 बिकॉज ITR 1 and 4 में कैपिटल गेन के डिस्क्लोजर के लिए कोई भी प्रोविजन नहीं है, वो सिंपल ITR फॉर्म्स होते हैं। तो आपको अकॉर्डिंगली ITR 1 and 4 फाइल करना पड़ेगा अपनी कैपिटल गेन की कंप्यूटेशन करके। कुछ एग्जम्पशन भी मिल जाती है कैपिटल गेन की इनकम पे जो आप ITR में ही क्लेम कर सकते हैं जब आप ITR फाइल करेंगे तब। अब ये पूरी की पूरी जो कंप्यूटेशन है कैपिटल गेन की कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है क्योंकि इसमें मल्टीपल प्रोविजंस इन्वॉल्व है, पीरियड ऑफ होल्डिंग निकालना, कैटेगराइज करना है एसेट को, उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंडेक्सेशन के साथ लगेगा विदाउट इंडेक्सेशन, सो इट वुड बी अ कॉम्प्लिकेटेड टास्क। तो ये आपको थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा। और अगर आपको कोई भी कॉम्प्लिकेशन है यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद मी टू फाइल योर ITR। यू कैन क्लिक ऑन दिस लिंक एंड कनेक्ट विद मी टू फाइल योर ITR। अब ये पूरा का पूरा जो मैंने एक्सप्लेन किया है डॉक्यूमेंट भी मैं वीडियो के लिंक में शेयर कर दूंगा आपके इजी रेफरेंस के लिए। अगर आपको उसमें अभी भी कोई डाउट है
जो कि मैंने बहुत हाई लेवल पे समझा है, कैपिटल गेन क्या होता है और उसका टैक्स इम्प्लीकेशन क्या होता है। तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट पे रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा एंड आपके डाउट को रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें फॉर मोर वीडियोज़ इन द फ्यूचर। थैंक्स अ लॉट फॉर टुडे।